हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी PW यूट्यूब चैनल, जहां पे हम भारतीय न्याय संहिता की इस सीरीज में डील करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17। और इस लेक्चर नंबर 17 में हम डील करने वाले चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, दैट इज स्पेसिफिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। चुनाव के रिगार्डिंग जितने भी अपराध हैं या जो हमारे स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, ये सारे ऑफेंसेस थोड़े ग्रीवियस माने जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो नॉट जस्ट BNS और IPC फॉर दैट मैटर, इवन देयर आर स्पेशल लॉज भी हैं जो इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस को कंसिडर करते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि जब जनरल लॉ या स्पेशल लॉ की बात आती है तो इट इज ऑलवेज द स्पेशल लॉ व्हिच प्रिवेल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। और आज की क्लास में हम ये तीनों चैप्टर्स को वन बाय वन डील करेंगे। अब देखो, जितना भी अभी तक का स्टूडेंट्स का या हमने जो भी जुडिशरी के पेपर्स को एनालाइज किया है उसमें देखें तो ये चैप्टर्स एग्जाम में ऐसे रहे हैं जहां से सवाल कम पूछे जाते हैं। बट अब अगर आप कुछ जजमेंट राइटिंग्स को उठा के देखोगे, यू विल रियलाइज कि ये सेक्शंस जजमेंट राइटिंग में आजकल आने लगा है। एंड इलेक्शन मैटर्स हैं, और इलेक्शन क्योंकि अभी हिंदुस्तान में चल भी रहे थे और हर 1-2 साल में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि प्री मेंस या एटलीस्ट ऐसे में तो आपको ऐसे के टॉपिक्स जो है वो दिख सकते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स है नहीं कि आपको याद नहीं हो सकते हैं, वन लाइनर के हैं। कौन कौन से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हम डील करते हुए चलेंगे। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको कि बताया जा रहा है कि कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो उसको एनालाइज करेंगे हम लोग हमारे सेक्शंस IPC के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तीनों चैप्टर्स का नाम आप देख लेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चैप्टर नंबर 9 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। कुछ ऑफेंसेस में जो है पेनल्टी इंक्रीज की गई है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहां कहां जो है पेनल्टी इंक्रीज की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा स्टूडेंट्स ये डिमांड जरूर करते हैं कि जो भी हम PPTs यहाँ पे यूज करते हैं, क्या वो PPTs हमको मिल पाएगी? यस डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आपको ये PPTs मिल पाएगी। और मिलेगी कहां से आपको ये PPTs? ये आपको मिलेगी PW ऐप से। आप PW ऐप पर जाएंगे और भारतीय न्याय संहिता का जो ये पूरा का पूरा बैच है वो एनरोल करेंगे। डू नॉट वरी, द बैच इज कंप्लीटली फ्री। बैच फ्री है, आप जाके इसको एनरोल करेंगे। वहां पर आपको 2 चीजें मिलेगी, वन इज माई वीडियोस एंड सेकंड इज माई PDFs। तो आप वीडियो यहां पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए आपके इस बैच का एक्सेस आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप उस टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी PDFs वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ओके, और भी जाके PW आपको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, रैपिड रिविजन कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इन्फिनिटी का एक शानदार फीचर आया जिसमें नोट्स, इवैल्यूएशन वगैरह या टेस्ट सीरीज दी जाती है, मॉक्स दी जाती है, तो उसको भी आप एनालाइज जरूर करें एक बार, अगर इफ इन केस यू रिक्वायर। ऐसा है कि अगर इन ऑफेंसेस को देखें और मैं कंपेयर करूं इसको IPC के साथ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब सारे के सारे सेक्शंस अभी भी सबसिस्ट कर रहे हैं। कुछ तरीका है कि क्या क्या कनेक्टिंग वर्ड्स जो हैं हम यहां पर पढ़ सकते हैं और उनको साथ साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 डील करेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। अब स्टेट क्या होता है? क्या स्टेट राज्य है? नहीं, ये राज्य नहीं है। ये वही है जो कि आपके आर्टिकल नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है। आर्टिकल 12 में जो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट लेजिस्लेचर है, या आपका स्टेट गवर्नमेंट दे रखा है, या एनी अदर अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी, वो सब इसमें आता है। एंड हर वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा जो कि हमारे डिफरेंट केस लॉ से सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के रूप में स्टेट की डेफिनेशन में डाला है। तो हर वो पर्टिकुलर जो आपका स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करता है, उनके अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस है वो चैप्टर नंबर 7 में डिफाइंड है एंड पनिशेबल भी है। 147 से लेके 148, 8 और 3 11 सेक्शंस हैं। 7, 8, 9, 10 सॉरी 12 सेक्शंस हैं। 12 सेक्शंस का ये पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम। क्या हमको इसको इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है? सही सरल भाषा में बोलूं तो नहीं, आपको इसको इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चुनिंदा सेक्शंस को छोड़कर, दैट इज 147 एंड 152 को छोड़कर, मैं ये कहूंगी कि आप 147 एंड 152 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखें। स्पेसिफिकली 152 इसलिए क्योंकि ये न्यू सेक्शन है, ऐसा कहना है आपके लेजिस्लेचर का। अब आप कंपेयर करेंगे, मैं आपके साथ ही कंपेयर करवाऊंगी इसको, और फिर हम देखेंगे क्या वाकई में ये सेक्शन न्यू है भी, या हमारे
124A का एक प्रतिस्थापित रूप है, एक सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है। ये जरा हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से स्कोप किसका बड़ा था, कितना चेंजेस हुआ, या जो लेजिस्लेचर बोल रहा है वो हेंस प्रूव्ड है कि नहीं, वो भी हमारा देखना जिम्मेदारी है। 147, 148, 149 एंड 150। सही भाषा में बोलूं तो ये चारों के चारों सेक्शन वेजिंग वॉर से डील करते हैं। किससे डील करते हैं बेटा? वेजिंग वॉर से डील करते हैं। वेजिंग वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध छेड़ना, युद्ध करना, युद्ध के लिए लोगों को प्रेरित करना, युद्ध के लिए आर्म्स, एम्यूनिशंस, इन चीजों को स्टोर करना, ये सारी चीजें इन 4 सेक्शन में पनिशेबल है। सबसे पहले 147 कहता है वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज, या तो हम वेज कर रहे हैं या इसका प्रयास कर रहे हैं या इसका अबेटमेंट भी कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो पनिशेबल कितना है? डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन। 3 चीजें दे रखी है इसमें, ये ऑफेंस कमिट करना, इसका अटेम्प्ट एंड इसका अबेटमेंट, तीनों आपके 147 में पनिशेबल है। और अगर इसकी कॉन्स्पिरेसी की तो ये 148 में पनिशेबल है। बस इतना सा फर्क, दैट्स इट। कॉन्स्पिरेसी आपके अलग से सेक्शन में पनिशेबल है, दैट इज 148 में। ध्यान रहे मैंने यहां पे पनिशमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि आपने एक सेक्शन पढ़ा था जब हमने जनरल एक्सेप्शंस के कंसेंट एज अ डिफेंस का सेगमेंट पढ़ा। वह हमने बोला था कि अगर कोई भी पर्सन थ्रेट के अंडर कोई ऑफेंस करता है, दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी लायबिलिटी अपॉन हिम। रीजन बीइंग कि उसको थ्रेट करवाया जा रहा है एंड थ्रेट के अंदर वो कोई ऑफेंस कर रहा है, बट इट वाज सब्जेक्टेड टू 2 एक्सेप्शंस। और 2 एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन क्या था? एक था आपका कमिटिंग एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। ये 147 ये वही। और मैंने आपको होमवर्क के लिए बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी है। तो ये वो 147 सेक्शन है जो कि अगर हम थ्रेट के अंडर भी करेंगे इसमें कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, पर्सन विल बी एब्सोल्युटली लायबल। और दूसरा डिफेंस में हमने क्या पढ़ा था? मर्डर का डिफेंस, है ना। मर्डर उस डिफेंस का एक्सेप्शन है, मतलब अगर थ्रेट के अंदर किसी का मर्डर कर देते तो हम लोग को डिफेंस नहीं मिलेगा, लायबिलिटी बन जाएगी। ओके। 148 में कॉन्स्पिरेसी बता रहे, किसकी कॉन्स्पिरेसी? टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 147। 147 वाले का कॉन्स्पिरेसी कर दिया। अब ये वेजिंग वॉर के लिए अगर आर्म्स कलेक्ट किया हमने विद इंटेंट टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 149 में पनिशेबल है। 147 वाले ऑफेंस के लिए अगर हमने आर्म्स कलेक्ट किया तो 149 में पनिशेबल है। एंड 150 में क्या कर रहे हैं? जो वेज जो है वो वेज हो रहा है, उसको हम कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये जानते हुए कि somebody is preparing और somebody is about to commit wage और about to wage a war, उसको अगर छुपा दिया तो 150 में पनिशेबल है। एक बार इसका चार्ट बना सकते हैं हम? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए जरा, दिस इज योर वेजिंग वॉर। और चैप्टर कौन सा है ये है हमारा चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर का पार्ट है ये है हमारे चैप्टर नंबर 7 का पार्ट, ठीक है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट की बात करता है ना, बराबर। अब देखो इसके 4 सेक्शन हम कैसे बना रहे हैं। सेक्शन 147, 148, 149 एंड सेक्शन 150, बराबर है क्या? 147 में क्या क्या पनिशेबल बेटा? ये ऑफेंस का कमीशन खुद पनिशेबल है, इसका अटेम्प्ट पनिशेबल है और इसका अबेटमेंट पनिशेबल है। 148 में क्या पनिशेबल है? 148 में हम लोग पनिश कर रहे हैं इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 149 में क्या पनिशेबल है? इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, या हम कह सकते हैं वी आर कलेक्टिंग आर्म्स। वन 150 में क्या पनिशेबल है? कंसीलिंग डिजाइन। ये पता है हमें कि कोई वॉर वेज कर रहा है और उसका डिजाइन हम छुपा रहे हैं, दैट मीन्स वी नो कि ये चीज होने वाली है और उसका प्लानिंग जो है हम छुपा रहे हैं, तो वो 150 में पनिशेबल है। देखो जरा एक बार, यस एब्सोल्युटली, कलेक्टिंग आर्म्स, कॉन्स्पिरेसी एंड कंसीलिंग द डिजाइन। एक बार पढ़ लिया जाए, ये चारों सेक्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। 147
Whoever wage war against the government of India or attempts to wage war abets the waging of the war shall be punishable with death, LI and also liable by fine. Death, LI and fine भी है वहां पे. Illustration देखो. A joins an insurrection against the government of India. A has committed the offense defined in this section because that literally means waging war. ठीक है. 148 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है. Whoever within or without or beyond India, देखो within India, without India and beyond India conspires to commit an offense punishable under section 147 वाला, या conspires to overawe by means of criminal force or show of criminal force to the central government or state government, punishment कितनी है बेटा यहाँ पे? 10 years life imprisonment or 10 years and fine. To constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that an act or illegal omission shall have taken place in pursuance. कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर वो पर्टिकुलर एक्ट होना ही होना चाहिए. That means we can conclude mere agreement is punishable over here. Mere agreement is punishable over here क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हम खुद पढ़ते हैं ना, सेक्शन 61 हम पढ़ के आ चुके हैं. सिर्फ एग्रीमेंट होना काफी है. लेकिन हाँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व अबेटमेंट वाली है तो उसके लिए जरूरी है कि इन फर्दरेंस वो पर्टिकुलर एक्ट होना चाहिए. ठीक है. 149 कलेक्टिंग आर्म्स. हुएवर कलेक्ट्स मेन, देखो मेन भी कलेक्ट किया, आर्म्स भी कलेक्ट किया या इम्यूनिशन भी कलेक्ट किया है. आर्म्स एक्ट में आर्म्स एंड इम्यूनिशन की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है. और अदरवाइज प्रिपेयर्स टू वेज अ वॉर विद एन इंटेंशन ऑफ आइदर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर्ड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो कलेक्शन हो चुका है ना. कलेक्शन कौन से स्टेज पे आ रहा है? ये प्रिपरेटरी स्टेज पे आ रहा है. ये प्रिपरेटरी स्टेज पर है. तो पनिशमेंट कितना है? लाइफ इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स हो सकता है और आइदर डिस्क्रिप्शन नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स एंड फाइन है. एंड 150 में डिजाइन कंसील किया जा रहा था. Whoever by an act or by illegal omission conceals the existence of design to wage a war against the government of India, intending by such concealment to facilitate. इस कंसीलमेंट से वो कर क्या रहा है बेटा? वो कंसीलमेंट से फैसिलिटेट कर रहा है, किसी पर्सन को एड कर रहा है. और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट द वेजिंग ऑफ द वॉर. तो पनिशमेंट कितना है यहाँ पे? 10 इयर्स एंड फाइन है. ठीक है. चलिए अब चलेंगे हम सेक्शन नंबर 151 पे. इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये प्री के एंगल से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना. प्रेसिडेंट और गवर्नर का हम इंटेंड कर रहे हैं, उनको कंपेल कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर एक्ट करने से या कोई पर्टिकुलर एक्ट ना करने से. असॉल्टिंग वर्ड क्या है? असॉल्टिंग. प्रेसिडेंट गवर्नर विद इंटेंट टू कंपेल, रिस्ट्रेन और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर. ये बहुत जरूरी है कि उनका कोई लॉफुल पावर है वो करने के लिए हम उनको मजबूर कर रहे हैं या वो नहीं करने के लिए, वो पावर एक्सरसाइज नहीं करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. एंड 152 आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे. एक्ट एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. काफी का कहना है कि 124A का ही ये सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है. 124A भी पढ़ेंगे और 152 भी पढ़ेंगे. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं. सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध अपराध हो रहा है. पहले 151 डील करते हैं. क्या सिर्फ इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर ही है क्या? नहीं, ये वर्ड एटसेट्रा लगते ही हमको पता चल जाता है कि यहां पे और भी लोग एडेड हैं. Whoever with an intention of inducing or compelling the president of India, तो पहले हम लिखेंगे प्रेसिडेंट है यहां पे, फिर गवर्नर है किसी स्टेट के, to exercise or refrain from exercising in any manner any of the lawful powers of such president or governor, उसको असॉल्ट कर रहा है या wrongfully restrain कर रहा है. या तो असॉल्ट है या फिर wrongful restrain है या फिर उनका अटेम्प्ट है और ओवरऑल्स बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू ओवरऑल द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी कितना लाइबल है यहाँ पे? 7 इयर्स एंड फाइन से लाइबल है. तो भाई इतना तो क्लियर है, ये एटसेट्रा में और कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट ही है. गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब आपके जितने भी राज्यपाल है किसी भी राज्य के, वो सब इंक्लूडेड है इसमें. चल 152 जो बोलता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया. लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे पहले 124A ऑफ आईपीसी जो बात करता था सिडिशन की.
दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लोगों में हेट्रेट, इल विल या फीलिंग ऑफ एनिमिटी को जगाना ही आपके सेडिशन में आता था। कितनी लैंग्वेज यहां से एज इट इज कॉपी पेस्ट और कितनी नहीं, ये वो एक्ट पढ़ने पर पता चलेगा, ठीक है। आई मीन टू से वो पर्टिकुलर सेक्शन 152 पढ़ने पर पता चलेगा। 124A सेडिशन, हूएवर बाय वर्ड्स, जो स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, वही एज इट इज वही है जो हम 356 में पढ़ के आए थे, दैट इज डेफोमेशन के ऑफेंस से पढ़ के आए थे। बेटा जिस तरीके से डेफोमेशन का ऑफेंस होता है वैसे के वैसे भी यही है। कोई भी वर्ड स्पोकन या रिटन है या फिर साइंस है या विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, इनसे कर क्या रहा था बेटा, हम आईपीसी का ये सेक्शन कवर कर रहे हैं 1860 का, बिकॉज वी वांट टू कंपेयर इट। उनसे तीनों में से कोई एक चीज, तीन मैं कहूं चारों में से कोई एक चीज है, तीन ही है, सॉरी, यस, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग, हेट्रेट, कंटेम्प्ट या एक्साइट, तीन ही हुआ ना, या एक्साइट का अटेम्प्ट हुआ, एक्साइट का अटेम्प्ट हुआ, या तो हेट्रेट लेके आने की कोशिश कर रहा है, या कंटेम्प्ट लाने की कोशिश कर रहा है, या एक्साइट कर रहा है, या एक्साइट का अटेम्प्ट भी कर रहा है। इन सारे तरीकों से he tries to bring the disaffection towards the government established by law in India. That means ये यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। कोई भी गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ है इन इंडिया तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। मेजर चीज है डिसअफेक्शन लाना चाहिए, मतलब नफरत की भाव है। अब डिसअफेक्शन में है क्या क्या, ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। तो बोलता है डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। दुश्मनी का भाव रखना, नफरत का भाव रखना ही डिसअफेक्शन की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो बाकी का एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताया ना बेटा, इसमें ये एक्सेप्शन की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? ये आपके एक्सेप्शन की तरह वर्क करता है। बोलता है ये दो केसेस में कभी भी सेडिशन नहीं होगा। कौन से दो केसेस हैं? कौन से दो केसेस हैं ये? कोई भी ऐसे कमेंट्स, डिसअप्रोबेशन, comments expressing disapprobation of the measures of government with the view to alter by lawful means। हम ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का कोई मेजर लिया है, कोई स्टेप लिया है उन्होंने, हम चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन हो, हम चाहते हैं कि उसमें कोई चेंज हो, इसलिए हम ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं। एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन मीन्स व्हाट? डिसअप्रोबेशन मीन्स डिसएग्रीमेंट, वी डू नॉट एग्री विद दिस पर्टिकुलर एक्शन और द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि वो चेंज हो। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट जो कि आपके सेडिशन में नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अगेंस्ट हम अपना डिससेटिस्फैक्शन या हम कह सकते हैं कि डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं। Comments expressing disappropriation of the administrative or other actions of the government। क्या ये चीज अभी भी 152 में? जी हाँ, ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस वाली चीज अभी भी उसमें है। तो ये तो था 124A। अब एक बार जरा आते हैं हम BNS के 152 पर। स्कोप किसका पड़ा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आफ्टर रीडिंग बोथ दीज सेक्शंस। 152 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Whoever purposely or knowingly, जानबूझ के या किसी पर्पस से, either by words, either spoken, written, signs or visible representation, मतलब तरीका तो इसमें सेम है, वर्ड्स हैं, साइंस है या विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, और by इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी दे दिया या फाइनेंशियल मीन्स भी दे दिया है, फाइनेंस के थ्रू, और अदरवाइज या किसी अन्य वे से एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट्स, सेसेशन और आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज। मतलब इन तरीकों से फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह करके वो क्या कर रहा है? एक्साइट कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या सेसेशन कर रहा है, या आर्म्ड रिबेलियन। सेसेशन मतलब क्या है? आप रेजिस्ट कर रहे हो किसी चीज को, रिबेल कर रहे हो, और एनकरेज द फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर रहा है और लोग अलग होने के लिए आतुर हो चुके हैं, और endanger sovereignty, unity and integrity of India, और indulge in or commits any such act। punishment कितनी है यहाँ पे? life imprisonment और 7 years and fine। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे आपको ये रियलाइज होगा कि इसका स्कोप बड़ा किया गया है। बेटा sovereignty, integrity, unity में n number of things can cover। सेपरेटिस्ट की एक्टिविटी आ गई, सेसेशन का हो गया है, आर्म्ड रिबेलियन हो चुका है, सबवर्सिव एक्टिविटीज आ चुकी है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज आ चुकी है। तो मेरे अनुमान से 152 का स्कोप थोड़ा बड़ा है, ठीक है।
बाकी आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसका स्कोप आपको जो है थोड़ा बड़ा लगता है। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, वेजिंग वॉर के रिगार्डिंग एक और 153 भी दे रखा है, लेकिन इसको हम ना दूसरे सेगमेंट में पढ़ेंगे, थोड़ा एशियाटिक पावर्स वगैरह हम पढ़ेंगे। 153 बोलता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द एशियाटिक पावर्स इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड 154 कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पे हम वेज वॉर किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? वो अलायंसेस जिनके साथ भारत का एक मैत्रीपूर्ण संबंध है, एक पीसफुल रिलेशनशिप है, अलायंस है उनका। अच्छा, तो 153 में वहां हो जाएगा। 154 में हम डेप्रेडेशन, डेप्रेडेशन मींस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंसेस होते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ देना, प्रॉपर्टी लेकर आ जाना, ऑन द टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनका भारत के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन है, कॉर्डियल रिलेशन है, कुछ अलायंसेस वगैरह फॉर्म कर रखा है, एट पीस है, शांतिपूर्ण उनके रिलेशन चल रहे हैं, वहां पर डेप्रेडेशन कमिट करना। एंड डेप्रेडेशन क्योंकि बेटा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कोई लोग जैसे अपने बांग्लादेश में देखा है, प्रॉपर्टी उठा उठा के लेकर आ रहे हैं लोग, है ना, पीएम हाउस वगैरह से, तो ये प्रॉपर्टी अगर भारत में आ जाती है, रिसीव कर ली जाती है, तो 155 में पनिशेबल है। रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 153 एंड 154, तो यहां पनिशेबल है। 156 बोलता है पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरी अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑफेंस हो रहे हैं, ध्यान रखना, यहां पे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑफेंस हो रहा है, वो वॉलंटरी अलाउ कर रहा है स्टेट या वॉर के प्रिजनर को भागने के लिए, वर्ड क्या है? वॉलंटरी। और नेक्स्ट सेक्शन 157 में वो क्या कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफर कर रहा है प्रिजनर को भागने देने के लिए। वॉलंटरी होता है जानबूझ के, नेग्लिजेंटली होता है बाय डिफॉल्ट, हो गया गलती से, ड्यूटी टू टेक केयर था बट ढंग से ध्यान दिया नहीं, इसलिए नेग्लिजेंटली हो गया। एंड 158 में क्या हो रहा है? एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर, हम एड कर रहे हैं उसके भागने को, या रेस्क्यू कर रहे हैं उसको, बचा रहे हैं उसको, या हार्बर कर रहे हैं ऐसे प्रिजनर को। क्लियर है? सच प्रिजनर मींस ऊपर वाला प्रिजनर। ठीक है, एक बार पढ़ा जाए सेक्शन 153। यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। ये कुछ भारत में नामचीन मुद्दे रहे हैं, इनके अगेंस्ट बेटा 124A लगे हैं। आप इन स्टोरीज को जब भी आपको समय मिले तो जरूर पढ़ना, जैसे एस कोवन के का मैटर जो है रह चुका है, जिन्होंने सीएम जयललिता के अगेंस्ट जयललिता के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स दिए थे। अरुंधति रॉय का मामला रह चुका है, कन्हैया कुमार का केस आप सब लोग देख ही चुके हैं, अमूल्य लियोना जिसका बैंगलोर का मामला था जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए थे, असीम त्रिवेदी है, विनायक सेन है और प्रवीण तोगड़िया। तो ये सारे मामले आप जरूर पढ़ना कभी समय मिले तो। 153 whoever wage war against the government of India of any government of India नहीं, government of foreign state, foreign country की गवर्नमेंट जो कि पीस पे है with the government of India, या इसका अटेम्प्ट भी किया या अबेटमेंट भी किया, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर जो 7 years चल जा सकती है, एंड द फाइन विच मे बी एडेड और विद फाइन। ये फाइन क्या किया जा सकता है? या तो ऐड किया जा सकता है या फिर और फाइन, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपकी मर्जी। ठीक है। 154 कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पे हम क्या कर रहे थे? यहां पे हम वॉर वेज कर रहे थे और यहां पे हम डेप्रेडेशन कर रहे हैं, बस। Whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation on the territories of any foreign state at peace with the government of India, तो पनिशमेंट कितनी है? वही जो कि हमने अभी पीछे पढ़ी थी, 7 years एंड फाइन होगा, प्लस क्योंकि आप प्रॉपर्टी लेके आए हो तो प्रॉपर्टी का फोरफीचर भी होने वाला है यहां पे। ठीक है। 155 रिसीविंग द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमने रिसीव की है कहां पर? 153 या फिर 154 में जो प्रॉपर्टी रिसीव की है वो 155 में, वो एक्ट करके जो प्रॉपर्टी लेके आए हैं वो यहां पर अगर हमने रिसीव किया है प्रॉपर्टी को तो वो यहां पे पनिशेबल होगा, 7 years एंड फाइन से पनिशेबल होगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द एस्केप ऑफ द प्रिजनर ऑफ द स्टेट या फिर वॉर। प्रिजनर था मतलब अंडरगोइंग द सेंटेंस, या फिर वॉर का जो है, वॉर के लिए उसको हमने इंप्रिजनमेंट में डाला है, उसको अगर पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरी भागने दें, whoever being a public servant and having the custody, ये जरूरी है कि उसके पास कस्टडी भी होनी चाहिए, किसकी? उस स्टेट प्रिजनर की या प्रिजनर ऑफ वॉर की। वॉलंटरी अलाउज द प्रिजनर टू एस्केप फ्रॉम एनी प्लेस इन विच द प्रिजनर वाज कन्फाइंड। जहां पे प्रिजनर कन्फाइंड है उसको वॉलंटरी जाने देता है कि ठीक है गो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
shall be punished with an imprisonment for life imprisonment and which may extend to 10 years and liable for fine. ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर रहा है वो, नेग्लिजेंटली सफर कर रहा है. whoever being a state public servant and having the custody, सिंपल सा है, एक ही वर्ड है, नेग्लिजेंटली सफर्स. और यहाँ पे पनिशमेंट कितना है, यहाँ पे 3 years है, थोड़ा कम घातक पनिशमेंट है यहाँ पे. 158 एडिंग एस्केप ऑफ और रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग. 3 चीजें हैं बेटा, या तो वो एड करता है या उसको रेस्क्यू करता है. एड करना मतलब कुछ हेल्प कर रहा है, रेस्क्यू मतलब बचाव कर रहा है, हार्बर मतलब छुपा रहा है अपने घर में फूड, शेल्टर, मेडिसिन, व्हीकल, ये सब प्रोवाइड कर रहा है. Whoever knowingly, जानबूझ के, aids, assist any state prisoner or prisoner of the war in escaping from lawful custody. lawful custody से भागने के लिए उसकी हेल्प कर रहा है. और rescues or attempts to rescue any such prisoner और harbor और conceals, या फिर हार्बर भी किया या कंसील भी किया ऐसे प्रिजनर को, who has escaped from the lawful custody और offers or attempts to offer any resistance to the recapture. अच्छा, रेजिस्टेंस भी दे रहा है, जब उसको रिकैप्चर किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो ये उसको रेजिस्ट भी कर रहा है कि नहीं नहीं आप पकड़ो मत, जाने दो इसको, भागने दो. मतलब टोटल हेल्प कर रहा है भागने के लिए भी, और उसको वापस पीछे पुलिस जा रही है पकड़ने के लिए, तो उसमें भी रेजिस्टेंस कर रहा है ये पब्लिक सर्वेंट. तो पनिशमेंट कितनी है यहाँ पे, लाइफ इंप्रिजनमेंट, 10 years एंड फाइन है ऐसे पब्लिक सर्वेंट के लिए. State prisoner or prisoner of the war who is permitted to be at large on his parole within the certain limits of India is said to escape the lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large. पैरोल पे जो व्यक्ति बाहर है उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई जाती है कि आप इन लिमिट से बाहर नहीं जाओगे, और अगर वो उन लिमिट से बाहर चला जाता है तो हम बोलेंगे कि उसने अपनी लॉफुल कस्टडी से क्या किया है, एस्केप किया है. ठीक है, बराबर. अच्छा, वैसे इसका भी हम आई थिंक डायग्राम बना सकते हैं, बोलो हाँ कि ना. सच प्रिजनर मतलब 156 और 157 वाला. ठीक है, एक मिनट, इसमें क्या है, अटेम्प्ट टू ऑफर रेजिस्टेंस भी है, एड है, असिस्ट है. ठीक है, प्रिजनर ऑफ स्टेट है या फिर वेजिंग वॉर का है, बराबर. इसका हो क्या रहा है, एस्केप हो रहा है, बराबर. यहां पे कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट, यहां पे एनी वन कर रहा है, ध्यान रखें, एनी वन कर रहा है. 2 सेक्शन है इसमें, 157, 158 और इसमें 159 है, बराबर. 157 में पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, वॉलंटरीली. यहां पे क्या कर रहा है, नेग्लिजेंटली. और यहां पे तो एनी पर्सन जाने ही दे रहा है. अब इसमें लिख लेंगे हम, एड करता है या फिर रेस्क्यू करता है या फिर हार्बर करता है, बराबर. इस तरीके से हम ये 3 सेक्शंस को याद रख सकते हैं, यस और नो. 157, 158 एंड 159, बराबर. इट वाज 156. ओके 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 ओके, ठीक है. 156, 157 एंड 158. ओके, नो प्रॉब्लम. देखो, सेक्शंस आप लोगों ने याद करने, एग्जाम आपका है तो कोशिश करो कि सेक्शंस याद रहें आपको. ओके, जाहिर सी बात है कि पुराने सेक्शंस फीड हुए हैं दिमाग में, तो उसको जाते हुए थोड़ा सा तो वक्त लगेगा. बराबर. चलो जी, आगे मूव करें. चैप्टर नंबर 8, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो भी मेंबर्स हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी ऑफेंस क्या है. 159 से लेके 168, 10 सेक्शंस का ये पेयर है. कितने सेक्शंस का पेयर है, 10 सेक्शंस का ये पेयर है. 8 और 2 10. चलो बेटा, एक चीज ध्यान रखो, जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में काम करता है ना, इनकी थोड़ी जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है. मतलब बहुत विश्वास के साथ ये काम करने वाला है, देशभक्ति का काम है. इनके अगेंस्ट किसी ने ऑफेंस किया, इनको म्यूटिनी वगैरह के लिए प्रोवोक वगैरह किया है, तो उसको थोड़ा एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस माना गया है. 159, 160 एंड 161, 162, 163 सब में ही अबेटमेंट हो रहा है. क्या हो रहा है, सब में ही अबेटमेंट हो रहा है. 159 कहता है अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सिड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी.
आप सिड्यूस कर रहे हो, क्या करोगे ड्यूटी परफॉर्म करके, कभी अपने घर नहीं जा पाते हो, कभी अपने बीवी बच्चों को शक्ल नहीं देख पाते हो, कोई जरूरत नहीं है ड्यूटी वगैरह करने की, यू आर सिड्यूसिंग दैट सोल्जर, सेलर, एयरमैन। ठीक है। 160 अबेटिंग ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस। ये वाली म्यूटिनी जब आपने अबेट की, अगर ये वाकई कमिट हो गई तो 160 में पनिशेबल है, 160 में पनिशेबल है। हम म्यूटिनी अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे म्यूटिनी भी लिखा है। म्यूटिनी मतलब क्या होता है? विरोध करना, या फिर उसको हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी से रिमूव हो जाओ, और अगर वाकई कमिट हो गई तो 160। ठीक है। नेक्स्ट इज अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट। हम अबेट कर रहे हैं उसे असॉल्ट करने के लिए अपने किसी सीनियर का। अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट by soldier, sailor, airman on his superior officer when in execution of his office. जब under the color of their office they are working as sailor, soldier, airman, तब हम उसको बोल रहे हैं कि अपने किसी superior officer का आप क्या कीजिए? assault कर दीजिए। 161 में we are abetting, और अगर वाकई ये offense commit हो गया तो 162 में punishable है, 162 में punishable है। 163 अबेटमेंट ऑफ डेजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर, एयरमैन। हम उसे बेटा वहां से भागने के लिए बोल रहे हैं कि भाग जाओ, क्या करना है तुमको यहां पे रह के, आप भाग जाइए यहां पर, क्या करेंगे आप रहकर? डेजर्ट मीन्स यू गो अवे फ्रॉम योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज योर 163। बराबर है, क्या है यहां पे? 163। इसका चार्ट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन पहले हम इन सेक्शंस को पढ़ेंगे। पहले 159 को पढ़ेंगे। अबेटिंग म्यूटिनी, यहां पे दो ऑब्जेक्टिव है इसके, एक तो म्यूटिनी कमिट करना और दूसरा अपनी ड्यूटी से सिड्यूस करना। ठीक है। Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor, airman in Army, Navy, Air Force of the Government of India and attempts to seduce any such officer, soldier, sailor, airman from his alignments or his duty, कि आप लोगों को एक साथ रहने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ड्यूटी ना करो, ड्यूटी ना करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो उस पर्सन को, तो पनिशमेंट बेटा यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट, 10 years एंड फाइन है। पनिशमेंट थोड़ी हैवी है। ठीक है। 160 में अगर ये ऑफेंस जो हमने बोला है वो कमिट हो गया तो whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in Army, Navy, Air Force of the Government of India shall, if the mutiny in consequence of that abatement be punished with death or life imprisonment। देखो बहुत तगड़ा ऑफेंस है, इसलिए मैंने बोला था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इन ऑफेंसेस को बहुत ज्यादा ग्रीवियस और एग्रीवेटेड माना जाता है। और कैसे पता चलता है हमको? इनके पनिशमेंट को देख के पता चल जाता है हमें। बराबर। चलो जी आगे चले। 161 अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट। हम उसका अबेटमेंट कर रहे हैं कि आप असॉल्ट कमिट कर दीजिए अपने सीनियर का। Whoever abets an assault of an officer, soldier, sailor or airman in Army, Navy, Air Force of the Government of India on any superior officer being in execution of his duty, तो punishment कितना है? 3 years and fine is the punishment। बराबर। और अगर ये वाकई कमिट हो गया तो 162 में punishable है। Whoever abets an assault of an officer, soldier, sailor, airman in Army, Navy, Air Force of the Government of India on superior officer being in execution of the duty shall, if such assault be committed, अगर वो वाकई कमिट हो गया, बेटा देखो अबेटमेंट भी पनिशेबल है और उसका कमीशन भी पनिशेबल है। In consequence of that abatement, be punished with an imprisonment of either description। कितने डिस्क्रिप्शन का रहेगा ये? 7 years and fine। देखो कमीशन ज्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म से पनिशेबल है, उसमें ज्यादा बड़ी पनिशमेंट है। Abatement of desertion of soldier, sailor, airman। Whoever abets the desertion of officer, soldier, sailor in Army, Navy, Air Force of Government of India, तो फिर पनिशमेंट कितनी है यहाँ पे? 2 years और फाइन और बोथ है। ठीक है। अच्छा, हार्बरिंग डेजर्टर भी है, ये भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में बता रहे। देखो whoever except as hereinafter accepted, hereinafter जो आगे आपको एक्सेप्शन दे रखा है ना ये वाला, इसके अलावा कोई भी whoever has a reason to believe कि ये सोल्जर, सेलर, ऑफिसर, एयरमैन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, हैज डेजर्टेड और हार्बर्स सच ऑफिसर, ये जानते हुए कि ऐसा सोल्जर, सेलर, ऑफिसर या एयरमैन डेजर्ट कर चुका है, वो जगह छोड़ के आ चुका है, उसको हम हार्बर कर रहे हैं, तो पनिशमेंट कितनी है? 2 years और फाइन और बोथ। लेकिन एक अच्छी सी चीज सुनो, इसमें पता क्या दे रखा है? स्पाउस कभी भी किसी को हार्बर करता है तो वो आपके हार्बरिंग में नहीं आएगा, क्योंकि स्पाउस है, घर पे तो व्यक्ति आएगा ना। अब घर पे आने वाले व्यक्ति को भी बेटा आप ऐसे बोलोगे कि नहीं घर पे क्यों आए,
तो ये तो गलत है ना। दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय द स्पाउस ऑफ द डेजर्टर। डेजर्टर के स्पाउस ने अगर हार्बर दिया तो वो कभी भी आपके किसमें नहीं आएगा, हार्बरिंग में नहीं आएगा। इसके पीछे लॉजिक यही है बेटा कि अल्टीमेटली एक पर्सन तो अपने घर ही आएगा, और घर में अगर व्यक्ति रहने देता है, चाहे उसको पता हो नहीं पता हो, वो हार्बरिंग में कभी नहीं आएगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि वो ऑफेंस कमिट करके आ गया तो उसको घर से रिमूव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो इसका एक चार्ट बन सकता है मेरे अनुमान से। सेलर है, सोल्जर है, एयरमैन है एंड ऑफिसर है, बराबर, क्लियर है। सुनो जरा, दो में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अबेटमेंट लिख सकते हैं एक जगह, दूसरा हम लिखेंगे एक तो आपका डेजर्शन आ गया और दूसरा क्या आ गया आपका, यहां पे इन्होंने डेजर्शन किया है और यहां पर एक्चुअली हार्बर हुआ है। ठीक है, चलो गॉट इट। इसका हम करेंगे डेजर्शन। अच्छे से सुनना बेटा, क्योंकि जब इसको डिवाइड करना होता है ना तो थोड़ा ध्यान से करना होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसलिए चार्ट बना रही हूं ताकि आप भी सीखें। अबेटमेंट दो चीजों का हो रहा है। ठीक है, अबेटमेंट दो चीजों का हो रहा है। एक तो है म्यूटिनी का और दूसरा है असॉल्ट सुपीरियर का, बराबर, बोलो हाँ कि ना, है ना। अगर ये म्यूटिनी का अबेटमेंट किया, मात्र हमने अबेटमेंट किया 159, अगर इसका एक्चुअली कमीशन हो गया तो 160। यहां पे लिख देती हूं मैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पनिशेबल है, अभी सिर्फ और सिर्फ अबेटमेंट पनिशेबल है और यहां पर इसका एक्चुअल कमीशन पनिशेबल है। जब असॉल्टिंग सुपीरियर का हम अबेटमेंट कर रहे हैं बेटा, तो इसमें भी दो सेक्शन आते हैं आपके सामने, एंड दिस इज 161 162, बराबर। 161 में क्या पनिशेबल है, सुपीरियर को असॉल्ट करने का अबेटमेंट पनिशेबल है। अगर ये वाकई हो गया तो यहां पे कमीशन पनिशेबल है 162 में। अब डेजर्शन में क्या है, डेजर्शन में दो सेक्शन है। इसमें कौन कौन से, 163 एंड 164। 163 में ये डेजर्शन का एक्चुअली कमीशन होना कि हम उसको डेजर्ट कर चुके हैं, यह इसका अबेटमेंट है। 163 एक बार देखेंगे, अबेटमेंट है, अबेटमेंट है, अबेटमेंट है। चलो गॉट इट, इसका अबेटमेंट है। इसका अबेटमेंट है और यहां पर जो डेजर्ट करके आ चुका है बेटा, उसको हम हार्बर कर रहे हैं। बोलो समझ आया, समझ आया। और आप क्या इसको बना पाएंगे इस चार्ट को, और समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया। वेरी सिंपल, एक ही स्ट्रोक में हमने 6 सेक्शंस पढ़ लिए हैं। बस वर्ड्स ध्यान रखना आप अच्छे से। ठीक है, 159 160 एक साथ चलेंगे दोनों, 160 और 161 एक साथ चलेंगे, 163 और 160, कुछ कॉमन वर्ड पकड़ना है आपको। ओके, चले, इनकी डायरेक्ट रीडिंग भी हमने कर ली है और अब हम चलने वाले हैं हमारे इस चार्ट पर वापस। ठीक है, देखो क्या कहता है नेक्स्ट। हार्बरिंग डेजर्टर भी हो चुका है। 165, डेजर्टर कंसील्ड ऑन बोट मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस। क्या बोला, जो डेजर्टर है हम उसको कंसील कर रहे हैं, डेजर्टर को हम कंसील कर रहे हैं जब वो जब वो किसी वेसल पर आ चुका है। बोर्ड वेसल उसको क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है, बट नेग्लिजेंटली। मतलब बोर्ड वेसल जो चला रहा है, मास्टर जो चला रहा है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ध्यान रखे कि उसके वेसल पर कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो बंदा है वो कहीं कंसील तो नहीं कर रहा, खुद को छुपा तो नहीं रहा है वहां पर। अब उसने ध्यान नहीं दिया बेटा, नेग्लिजेंटली अगर उसको कंसील कर लिया है तो 167 में पनिशेबल होगा। 166,
अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। फिर आपका क्या आता है 167 एंड 168, पर्सन सब्जेक्टेड टू सर्टेन एक्ट्स। 167 कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स से ही जो है हमारे ये पर्टिकुलर जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बंदे ये सब्जेक्ट होने वाले। एंड 168 कहता है वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर, एयरमैन। जो टोकन, गार्ब, इनकी आइडेंटिटी रिवील करने वाले जो टोकन है, गार्ब है या कोई भी सिंबल्स हैं, अगर हम कैरी करते हैं तो वो 168 में पनिशेबल है। तो ये लास्ट 4 सेक्शन डील करेंगे। इसका कुछ खास मुझे चार्ट बनता हुआ दिखता नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद रखने का प्रयास करें। द मास्टर और पर्सन इन चार्ज, 2 वर्ड है, मास्टर और पर्सन इन चार्ज। कहां का मास्टर है, कहां का पर्सन इन चार्ज? मर्चेंट वेसल का। अब मर्चेंट वेसल क्या होती है? ट्रेडिंग वगैरह में जो काम होता है ना, मर्चेंट नेवीज वगैरह में जो होते हैं, उनमें काम आने वाले वेसल्स हैं। जलयान की बात कर रहे हैं। ऑन बोर्ड ऑन विच एनी डेजर्टर फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसील्ड। तो वो मास्टर या पर्सन इन चार्ज उस बोर्ड पर है, उस वेसल के बोर्ड पर है जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई पर्सन डेजर्ट करके आ चुका है, वहां पर डेजर्टर की तरह रूप में कंसील्ड है। शैल दो इग्नोरेंट ऑफ द कंसीलमेंट, ये क्या शो करता है कि यहां पे एक्ट नेग्लिजेंट हुआ है। बी लायबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 3000 रुपीज। एंड अगर उसको पता है, इफ ही माइट हैव नोन, दैट मीन्स उसको पता हो सकता था of such concealment but for some neglect of his duty as a master or person in charge, or but for some want of discipline on the board, because उसने कोई neglecting act कर दिया है या फिर कोई particular discipline required था। अगर वो discipline maintain करने के लिए अगर चेक वगैरह करता तो शायद उसको पता चल जाता। want of discipline था वहां पर, ये चीज इसने की नहीं है या फिर निग्लेक्ट कर दिया है अपनी एक्चुअल ड्यूटी को निभाने में, जिसके थ्रू उसको पता चल सकता था दैट वेदर एनी पर्सन इज हाइडिंग इन दैट बोर्ड और नॉट, देन इन दैट केस क्या होगा, यहां पर वो 167 में लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज 166 अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर। क्या बोल रहे हैं? whoever abets what he knows to be an act of insubordination, दैट मीन्स अपने सुपीरियर्स के आदेश की अवहेलना करने के लिए हम उसको प्रेरित कर रहे हैं। बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल इफ सच एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बी कमिटेड। यहां पे उसने ध्यान रखना बेटा, अबेटमेंट भी किया है प्लस आगे अबेटेड एक्ट का कमीशन भी हो गया। कौन सा एक्ट है? इनसबॉर्डिनेशन। इनसबॉर्डिनेशन एक्ट का आपने, इनसबॉर्डिनेशन का मतलब ही यही होता है कि उनके सीनियर्स के आदेश की पालना नहीं करने के लिए पहले हमने उसका दुष्प्रेरण किया, पहले हमने उसका अबेटमेंट किया और अब वाकई वो पर्सन काम भी नहीं कर रहा है। इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, तो पनिशमेंट कितनी है यहाँ पे? 2 years है या फिर फाइन है या बोथ है। ओके, ये 2 years है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 167 जो कहता है पर्सन सब्जेक्टेड टू सर्टेन एक्ट्स। No person subjected to Air Force Act 1950, Army Act 1950, Navy Act 1957 or shall be subjected to the punishment under this Sanhita for an offence defined under this chapter। ये कहना चाहता है कि जो हमने 159 से लेके 166 थे, या मैं कहूं हमारे इस चैप्टर नंबर 8 में कोई भी ऑफेंस अगर प्राइवेट पर्सन करता है तब तो वो बीएनएस में लाइबल हो जाएगा, इस चैप्टर में लाइबल हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में मौजूद कोई भी ऑफेंस हमारा सोल्जर, सेलर, एयरमैन, ऑफिसर करता है, जो कि हमारे ये तीनों में से कोई एक एक्ट में फॉल करता है, इनसे गवर्न होता है, तो वो बीएनएस में लागू नहीं होगा। दैट मीन्स उस पे बीएनएस लागू नहीं होगा, वो किस में पनिशेबल होगा? अपने खुद के इन स्पेशल एक्ट्स में ही पनिशेबल होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का खुद का बंदा ही अपने कोई एम्प्लॉय का, या मान लो कोई साथ में काम करने वाले को डेजर्ट कर रहा है, हार्बर कर रहा है, उसको अबेट कर रहा है म्यूटिनी के लिए या सुपीरियर को असॉल्ट करने के लिए, तो उस केस में 167 अप्लाई नहीं होगा। बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है, क्योंकि उनके लिए कोर्ट मास्टर्स है, उनके लिए खुद के लॉज है, बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। ये क्लियर 167 ने बोला है। एक्ट के नाम याद रखेंगे आप, एक तो है आपका एयरफोर्स एक्ट 1950, एक है आपका आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट 1950, ठीक है, और एक है आपका नेवी एक्ट 1957, 57, यस। ये 3 एक्ट से गवर्न होने वाले पर्संस आपके संहिता पे
लागू नहीं होने वाले। नो पर्सन सब्जेक्टेड टू दिस एक्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर। ध्यान रहे इसी चैप्टर वाले ऑफेंसेस, अगर इस चैप्टर के अलावा कोई भी ऑफेंसेस किए हैं इन लोगों ने जो कि इन एक्ट से गवर्न होते हैं तो फिर वो आ जाएंगे बीएनएस में पनिश होने के लिए। ओके, एंड दिस इज सेक्शन नंबर 168, बोलता है वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन। गार्ब क्या होता है आज की क्लास में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, इतना छोटा सा होमवर्क है। व्हाट डू यू मीन बाय गार्ब ये जरूर बताएंगे। Whoever not being मतलब हमारे जैसा कोई साधारण प्राइवेट पर्सन है जो सोल्जर नहीं है, सेलर नहीं है, एयरमैन नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ऐसी सर्विस में नहीं है, वो क्या करता है? He wears any garb or carries any token resembling the garb or token used by such soldier, sailor, airman। ऐसा गार्ब कैरी कर रहा है जो उसके जैसा दिख रहा है, मतलब हो सकता है उसने नकली बनाया हो या उन्हीं का चुरा लिया हो। अब इंटेंशन क्या है यहां पे आपका? उसका इंटेंशन यही है कि लोग मुझे समझे कि मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स का इंसान हूं, मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स पे काम करता हूं, ये लोग समझें। कह सकते हैं समवेयर बाय यूजिंग दिस गार्ब और बाय यूजिंग द टोकन दैट इज यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स ही इज ट्राइंग टू इंपर्सोनेट हिमसेल्फ। खुद को वो वैसा व्यक्ति दिखा रहा है। इंटेंशन दैट ही मे बी बिलीव्ड, कि लोग बिलीव करेंगे दैट ही इज सच अ सोल्जर, सेलर, एयरमैन, कि लोग मान लें कि मैं सोल्जर, सेलर या एयरमैन हूं। तो पनिशमेंट कितनी मिलने वाली है? 3 months है या 2000 रुपीज फाइन हो सकता है या फिर बोथ तक जा सकता है। तो ये सारे चैप्टर्स या मैं कहूं ये सारे ऑफेंसेस हमने किस में डील किए? ये सारे हमने ऑफेंसेस डील किए हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 में, बराबर है। चलिए आगे चलेंगे जहां पे चैप्टर नंबर 9 है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। मैंने आपको कुछ सेक्शंस पढ़ाए थे जिसमें हमने राइट्स की बात की थी। कहां कहां पे अभी तक हमने राइट्स की बात की? राइट वर्ड कहां कहां पढ़ा है हमने? सबसे पहला हमने ये प्राइवेट डिफेंसेस में पढ़ा था ना। नथिंग शैल बी एन ऑफेंस व्हिच इज कमिटेड बाय अ पर्सन इन राइट ऑफ हिज प्राइवेट डिफेंस। सेकंड हमने कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में। Whoever voluntarily obstructs any person who has a right to proceed in a particular direction is said to commit wrongful restraint। फिर हमने कहां पढ़ा था एक राइट? हमने पढ़ा था lurking house trespass में, that a person commits a house trespass by taking precautions to conceal himself from a person who has a right to eject or remove that person। तो राइट यहां पढ़ लिया। एंड फोर्थ मैं आपको कहूं बेटा तो इलेक्टोरल राइट्स हम इस चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं। इसमें ये बताएंगे कि आपके इलेक्टोरल राइट्स क्या होते हैं, एक कैंडिडेट कौन है, एक वोटर के राइट्स क्या क्या हैं, आप किससे उसको अब्सटेन कर रहे हो, कौन सा एक्ट करने के लिए आप उसको मजबूर कर रहे हो, वो सारे के सारे इलेक्शन में बता रखा है। अब इलेक्शन एक ऐसा है बेटा जो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सब जगह आपको इलेक्शन के जो है प्रावधान देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं पर आपका नेशनल इलेक्शन कमीशन है, कहीं पर आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है। खैर जो भी है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात है ही है। लेकिन इलेक्शन के मुद्दे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी गई है? क्योंकि वी आर रिपब्लिक, वी लिव इन अ रिपब्लिक कंट्री। What do we mean by republic? India republic है। It means the people has right to choose their representative. We people are representative by we people are represented by a person। जो हमारा लीडर होता है उसको चूज कौन करते हैं? हम करते हैं। We have right to choose our own leader. That is called as a republic country। अब इसको चूज करने में ही इलेक्शन कंडक्ट होता है और इसी को अगर हमने फ्री एंड फेयर नहीं रखा तो काहे का इलेक्शन, काहे का रिपब्लिक? बताओ। इसीलिए ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, ऐसा नहीं है और भी आपके स्पेसिफिक आपको लॉज मिल जाएंगे जो हम जिसे हम स्पेशल लॉ कहते हैं वो भी मिल जाएंगे, बट स्टिल बीएनएस और आईपीसी ने बोला हम भी अपने अंदर ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस जो है एम्बिट में रखेंगे। और कौन कौन से ऑफेंसेस है स्पेसिफिकली? आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस हो चुका है, पर्सोनेशन हो चुका है, ब्राइबरी हो चुका है, ये सारे बहुत ज्यादा कॉमन ऑफेंसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं सबको हम 1 by 1 डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मूविंग अहेड अब हमें ये जो भी हमारे ऑफेंसेस अगेंस्ट इलेक्शन है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन है, उसको 1 by 1 डील करेंगे। लेकिन इस चार्ट मेथड से भी आप डील कर सकते हो। ये एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि इसको इन डेप्थ जरूर पढ़ के जाएं आप, क्योंकि आपसे कई बार राइट्स के बारे में डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास अब मेंस में आ नहीं सकता, क्योंकि देखो स्कोप जो है मेंस में अब स्टेट जुडिशरीज वाइडन कर रही है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन ऑल्सो कि आप कुछ भी उठा के पूछ रहे हो तो हम तो रेडी हैं। 169 से लेके आपके पास 177 तक ऑफेंसेस है। 7 + 2 9 ऑफेंसेस, नॉट एग्जैक्टली 9 ऑफेंसेस बट 9 प्रोविजंस दे रखे हैं। ऑफेंसेस तो मैं सही भाषा में बोलूं तो 3 ही बता रहे हैं। कौन कौन से ऑफेंसेस है? ब्राइबरी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, पर्सोनेशन है, मेजर ऑफेंसेस। बाकी इन्होंने 1 लाइनर में जो भी ऑफेंसेस दे रखे हैं, ऑफेंसेस तो ये भी है बट हमारे दृष्टिकोण से हम इनको 3 बड़े ऑफेंस मानते हैं। बाकी छोटे छोटे 1 लाइनर के ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाले जो हैं हमारे ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, ये वाला सिर्फ और सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दिस वन इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्री ऑल्सो एंड मेंस ऑल्सो। ठीक है, 167 डिफाइन कर रहा है वो राइट जिसकी जस्ट अभी मैंने बात की थी। 2 चीजें डिफाइंड है, एक इलेक्शन क्या है, दूसरा इलेक्टोरल राइट्स क्या है, सॉरी कैंडिडेट क्या है, इलेक्टोरल राइट्स क्या है। हु इज अ कैंडिडेट, इलेक्टोरल राइट्स में क्या आएगा? 170 में बोला है ब्राइबरी क्या है, रिश्वतखोरी जिसको हम कह रहे हैं। 171 में बोल रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है एंड 172 में बोल रहा है पर्सोनेशन एट इलेक्शन क्या होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में याद है आपको ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक लास्ट सेक्शन पढ़ा था जहां हमने बोला था वियरिंग गार्ब और कैरिंग द टोकन, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सोल्जर, सेलर, एयरमैन, ऑफिसर यूज करते हैं। वहां पे इंपर्सोनेट कर रहे थे, यहां पे भी इंपर्सोनेट कर रहे हैं। यहां पे इंपर्सोनेट किसको कर रहे हैं? कोई वोटर को कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि 169 में कैंडिडेट क्या बोला। इट सेज हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एनी इलेक्शन। कैंडिडेट वही होगा ना जिसको हमने नॉमिनेट किया, जिसको टिकट मिला, जिसने नामांकन भरा है, वही आपका कैंडिडेट की कैटेगरी में आएगा। इलेक्टोरल राइट्स में बोला राइट टू स्टैंड, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, किसी को इलेक्शन में खड़े होना है नहीं होना है, ये उसका राइट है। नेक्स्ट, नॉट टू स्टैंड, उसको हो सकता है इलेक्शन में खड़ा नहीं होना, तो ये भी उसका अधिकार है। बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का भी तो अधिकार है। तो यहाँ पे इलेक्शन फाइट करना तो नहीं करना भी उसका अधिकार है। टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट और टू वोट और टू रिफ्रेन फ्रॉम टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट, वो हो सकता है कि कैंडिडेट एक बार नामांकन भर दिया लेकिन अब हो सकता है वो विड्रॉल करना चाहता है, तो ये भी उसका राइट है। एंड टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन, वो इलेक्शन में वोट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ये भी उसका अधिकार है। खुद को रोक सकता है वो वोट करने से। तो ऑल दिस इज इंक्लूडेड अंडर योर कैंडिडेट एंड इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन। देख लो एक बार। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, मतलब चैप्टर नंबर 9 के लिए, कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एज एन इलेक्शन, एंड इलेक्टोरल राइट्स में राइट ऑफ द पर्सन टू स्टैंड, नॉट टू स्टैंड, विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट और विड्रॉ फ्रॉम वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन 170 जो बोलता है ब्राइबरी क्या होता है। देखो, ब्राइबरी अब तक हम यही समझते आए थे कि हमारे जो करप्शन वगैरह का मामला है वो सब ब्राइबरी में जाता है। हाँ, वो तो जाता ही है, लेकिन इलेक्शन पर्पस के लिए स्पेसिफिक ब्राइबरी दिया तो आपके 170 में फॉल करेगा। इट स्टेट्स whoever gives a gratification or accepts any gratification, मतलब ब्राइबरी देना और ब्राइबरी लेना दोनों ही पनिशेबल है। gives a gratification to any person to induce for exercising any electoral right, किसी को पैसा वैसा दे दिया, 10-20 हजार ले लो, 1-2 टेबल कुर्सी घर पहुंचा दी, तो ये सब क्या है? ये ग्रेटिफिकेशन ही तो है, लालच एक तरीके का। देना और लेना भी, एक्सेप्ट एनी ग्रेटिफिकेशन, दोनों ही पनिशेबल हैं। लेकिन कोई पॉलिसी डिक्लेरेशन कर रहे हैं हम पब्लिक बेनिफिट के लिए या अपना एजेंडा बताने के लिए, प्रोपेगेंडा बताने के लिए, तो वो कभी भी आपके ब्राइबरी में नहीं आएगा। नो ऑफेंस, डेक्लेरेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी और द प्रॉमिस ऑफ द पब्लिक एक्शन, किसमें नहीं आएगा? ये कभी भी ब्राइबरी में नहीं आने वाला है। क्योंकि हर कोई पार्टी बताएगी ना बेटा कि हम अगर सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे, हमारी रणनीति क्या है, या इस बार अगले 5 सालों तक के लिए हम कौन से ज्यादा जोन को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। एजुकेशन रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, रेलवेज रहेगा, जॉब्स रहेगा, एग्जैक्टली रहेगा क्या इंपॉर्टेंट उनके लिए, वो पहले से अपना एजेंडा क्लियर रखते हैं। इसकी पनिशमेंट कहां दे रखी है? 173 में दे रखी है, जिसमें पनिशमेंट 1 ईयर, फाइन और बोथ है। लेकिन अगर आपने ट्रीट दिया, ब्राइबरी कैसे किया है? ट्रीट से किया है, तो मेरे अनुमान से वहां पे पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइन दे रखा है। ठीक है, 171 बोलता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यस और नो। बोलता है whoever voluntarily interferes, यहां पे इंटरफेरेंस जरूरी है, किसी के इलेक्टोरल राइट्स में पंचायत। ये बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस
में इलेक्टोरल राइट्स वर्ड यूज किया, इसलिए इन्होंने यहां डिफाइन किया कि पहले हमारे बच्चों को ये तो पता है इलेक्टोरल राइट्स होता क्या है। किसी को आपने इन्फ्लुएंस किया है कोई राइट यूज करने से, दैट इज टू वोट और नॉट टू वोट, इंटरफेयर और अटेम्प्ट्स टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स। उसके इलेक्टोरल राइट से इंटरफेरेंस किया। कैसे इंटरफेरेंस किया? या तो थ्रेटन किया किसी कैंडिडेट को या वोटर को विद एन इंजरी ऑफ एनी काइंड, कि अगर आपने वोट करने की कोशिश की या आप इलेक्शन में खड़े भी हुए तो हम आपको इंजरी कॉज कर देंगे, घर जला देंगे, आपके रिलेटिव्स को जो है ऐसा वैसा कुछ हार्म कॉज कर देंगे। तो ये अनडू इन्फ्लुएंस हुआ है। इन्फ्लुएंस करे, पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरीके का इन्फ्लुएंस, पर ध्यान रहे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर आप पॉलिसी से करो तो वो थोड़ी ना आपके इन्फ्लुएंस में जाएगा, एक इंजरी कॉज करने का इन्फ्लुएंस है। एंड सेकेंड, induces candidate or voter to believe to be rendered an object of divine displeasure। ये डिवाइन प्लेजर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना? हमने 355 कवर किया था ना, सॉरी 354 हमने कवर किया था। डिवाइन डिस्प्लेजर मिल रहा है। आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन किसी को कर रहे हो ताकि उस पर्सन को आप ये बोलो कि ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं किया या ओमिशन नहीं किया तो यू विल बी रेंडर्ड अ डिवाइन डिस्प्लेजर, पाप लग जाएगा आपको। वैसे के वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है या तो वोट कीजिए अदरवाइज आपको पाप लगेगा। 172 बोलता है पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। हम जानबूझ के किसी पर्सन को पर्सोनेट कर रहे, एक पर्सन ऑलरेडी वोट दे चुका है फिर से चला गया वोट देने, फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे वोट करो, पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसके नाम पे वोट करो, डेड पर्सन के नाम पे वोट करो, मर गया इंसान उसके नाम पे आके हम वोट कर रहे हैं, दिस इज पर्सोनेशन। वोट इन द नेम ऑफ अदर पर्सन, किसी और पर्सन के नाम में वोट करना, वो चाहे लिविंग हो या डेड पर्सन हो, और इन अ फिक्टिशियस नेम, कोई एग्जिस्ट नहीं करता वैसा झूठा नाम, और हुआ वोटेड वंस, एक बार वोट कर लिया फिर से आ गए हैं। दोनों की पनिशमेंट 171 एंड 172, दैट इज ब्राइबरी सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस की पनिशमेंट एंड पर्सोनेशन एट इलेक्शन, दोनों की पनिशमेंट 174 में दे रखी है। और पनिशमेंट कितनी? 1 ईयर और फाइन। यहाँ पे भी 1 ईयर ऑफ फाइन था, वहां पे 1 ईयर और फाइन है, यहाँ पे बोथ का जरूर प्रावधान दे रखा है। ठीक है, चलिए अब डील करेंगे जरा हमारे बाकी के बचे हुए सेक्शंस। ये आप सिर्फ और सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, मोर देन एनफ। क्या बोलता है? इट स्टेट्स 175 फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। झूठा स्टेटमेंट दे रहे। कई बार बेटा इलेक्शन में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है, दैट इज आपकी इनकम कितनी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर आपके फैमिली में कौन कौन है। तो ये सारी चीजों का लेखा जोखा जब आप दे रहे हो, वो फॉल्स दे दिया अगर, तो 175 लग जाएगा स्टेटमेंट। 176 इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, गलत तरीके से पैसे वगैरह दे दिए हैं। अब क्या होता है कि आचार संहिता वगैरह लग जाती है तो एक, और इवन एट इलेक्शन हर पार्टी का ना एक अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा खर्चे कर नहीं सकते बेटा, नहीं तो कोई पार्टी बहुत रही से करोड़ों रुपए मिलियंस ऑफ पैसा अगर वो पानी की तरह बहा दे सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए, व्हाट अबाउट द अदर पार्टी? तो एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जिस पार्टी के पास बहुत पैसा है तो बेटा हर जगह एडवर्टीजमेंट में तो वही वो पार्टी देगी, व्हाट अबाउट द अदर पार्टी? तो इस चीज में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए फिक्स्ड स्लैब है कि आप इस स्लैब से ऊपर नहीं जा सकते, जो भी स्पेसिफिक आपके लॉज है उसके तहत है। और उसको अगर कोई ब्रीच करके कोई भी तरीके का इलीगल पेमेंट किया, नॉट जस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट, और किसी भी तरीके से ब्राइबरी वगैरह करने के लिए भी इलीगल पेमेंट किया, 176 लग जाएगा। 177 हमने आपको अकाउंट्स रखने के लिए बोला था, आपने उसमें फेलियर कर दिया। अकाउंट, लेखा जोखा, कितना खर्चा हुआ है कितना खर्चा नहीं हुआ है, ये अकाउंट ढंग से मेंटेन नहीं किया है या फिर गलत अकाउंट्स भी रेंडर कर दिया है, तो 177 में पनिशेबल है। रीड करेंगे सेक्शन नंबर 170 से, ब्राइबरी। फिर उसके बाद ब्राइबरी के पनिशमेंट्स दे रखे हैं हमको। ब्राइबरी में हमने बोला था बेटा ग्रेटिफिकेशन लेना और देना दोनों ही पनिशेबल है। whoever gives or accepts, as it is सेम लैंग्वेज है, कोई खास फर्क नहीं है। क्या दिया जा रहा है? ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? यहां पर इंटेंशन क्लियर है, यहां पे उसका पर्पस बहुत क्लियर है, इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट, कि आप अपने चुनाव के जितने भी अधिकार है आप उनको एक्सरसाइज करो, और ऑफ रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज एनी सच राइट। मतलब यहां बोल रहा है कि आप अपने वो राइट्स को एक्सरसाइज करो इसलिए हम ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, और नेक्स्ट लाइन बोल रहा है क्योंकि आपने वो राइट्स एक्सरसाइज कर लिए हैं इसलिए हम आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो दैट इज पनिशेबल अंडर 170 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहता है? whoever accepts either for himself, या तो खुद के लिए या अपने कोई रिलेटिव के लिए है ना, ठीक है, मम्मी को बोल दूंगा, वाइफ को बोल दूंगा, बच्चों को बोल देंगे, दादा दादी को बोल देंगे आपको फलाने को वोट कर देंगे, himself, or for any other person
एनी ग्रेटिफिकेशन एज अ रिवॉर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच राइट। किसी पर्सन को ग्रेटिफिकेशन, किसी पर्सन के लिए या खुद के लिए ग्रेटिफिकेशन हम एक्सेप्ट करें एज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के रूप में कि थैंक यू, आपके लिए काम किया है हमने इसलिए आप हमको दे रहे हो, फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच राइट और फॉर इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी सच राइट कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। तो ये किस में जाएगा? ब्राइबरी में जाएगा। प्रोविजो इन्होंने बोला है, एक प्रोवाइजो बोला है, मैं बोलूंगी ये एक्सेप्शन है। ये किसकी तरह काम करता है? ये एक एक्सेप्शन की तरह काम कर रहा है। ये बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर गया ना तो देयर इज नो ब्राइबरी, देयर इज नो ब्राइबरी। करप्ट ब्राइबरी नहीं होगी जब आपने पब्लिक पॉलिसी का कोई डिक्लेरेशन किया है, दैट्स इट। बोलता है प्रोवाइडेड दैट डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है। अ पर्सन हु ऑफर्स, अच्छा कब बोलेंगे दैट अ पर्सन इज डीम्ड टू गिव ग्रेटिफिकेशन? व्हेन गिव ग्रेटिफिकेशन, ये डीम कब किया जाएगा? और यहां पे व्हेन डीम टू बी एक्सेप्ट, व्हेन इट शैल बी डीम टू एक्सेप्ट द ग्रेटिफिकेशन। यहां एक्सेप्ट है, यहां पे गिविंग है। देखो दोनों को सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया है। बोलता है अ पर्सन हु ऑफर्स और एग्रीज टू गिव और ऑफर टू अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर, या तो वो पर्सन ऑफर कर रहा है या एग्री कर रहा है कि हम आपको देंगे वो पर्टिकुलर ग्रेटिफिकेशन, या ऑफर कर रहा है वो ग्रेटिफिकेशन, या फिर वो प्रोक्योर कर रहा है कहीं से ग्रेटिफिकेशन, शैल बी डीम टू गिव द ग्रेटिफिकेशन। तो बोलेंगे कि आपने ऐसा ग्रेटिफिकेशन दिया है। और कब बोलेंगे कि डीम हो जाएगा कि पर्सन हैज accepted the gratification as a reward? A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept, and जाहिर सी बात है जिसने obtain कर लिया, हासिल कर लिया, या जिसने agree कर लिया, कंसेंट दे दी उस चीज के लिए, एंड वो पर्सन हु एक्सेप्ट्स द ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड। कुछ लोग होते हैं ना बेटा पैसे चोर, पैसे ले लेते हैं और काम नहीं करते, तो वो पर्सन भी इंक्लूडेड है जो शुरुआत से ये मोटिव रख रहा है, जाने तो पैसे ले लेते हैं, बाकी अपन कोई अपना इलेक्टोरल राइट वोट कुछ नहीं करने वाले, इनको उल्लू बना देंगे, वो भी इसमें आएगा। भले ही तुमने एक्सरसाइज किया या नहीं किया हो, इस मोटिव के साथ ही किया ना, भले ही तुमने किया, कारण तो वही था तुम्हारा, तो आप ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करने के लिए जाएंगे। और एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग व्हाट ही इज नॉट डन, या तो वो चीज करेगा ही नहीं आगे और अभी से पैसे ले रहा है कि हाँ हाँ वोट कर दूंगा, पता है उसको इसको वोट ही नहीं करेगा, मक्कार इंसान है ये, तो इसको काहे को वोट करना है, फिर भी उस पार्टी से पैसा ले लिया, या फिर जिस पार्टी को वोट ही नहीं किया फिर भी उससे पैसा वैसा ले लिया, जाएगा इस पे सबसेक्शन 3 में। और जिसने पैसा दिया है बेटा वो जाएगा सबसेक्शन 2 में। ठीक है। 171 में हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में 2 तरीके मेजरली पढ़ते हैं। Whoever voluntarily interferes, जरूरी है कि इंटरफियरेंस होना चाहिए, दैट इज राइट को पीसफुली एक्सरसाइज नहीं किया देने जा रहा है, और अटेम्प्ट्स टू इंटरफियर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, एंड जरूरी ये है कि ये इलेक्टोरल राइट से इंटरफियरेंस होना चाहिए। इलेक्टोरल राइट क्या है? वही जो हमको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, 169 में ओके, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, ऊपर कुछ भी लिखा है, इसको कुछ खास इफेक्ट करते हुए नहीं। whoever threatens any candidate और वोटर, या तो कैंडिडेट को जो इलेक्शन में खड़ा है जिसने नामांकन भरा है उसको, या फिर वोटर को, और एनी पर्सन इन होम दिस कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड विद द इंजरी ऑफ एनी काइंड, कि आपको इंजरी कॉज कर देंगे, इस चीज का डर दिखाना या धमकाना, और इंड्यूसेस और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस अ कैंडिडेट और वोटर टू बिलीव, या फिर उसको इंड्यूस कर रहे हैं इस चीज में भरोसा रखने के लिए, बिलीव करवा के दैट या तो वो या पर्सन जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना, ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर और स्पिरिचुअल सेंसर। ये जो हम बोल रहे हैं, जैसा हमने बोला है वोट करने को या फिर जो भी इलेक्टोरल राइट एक्सरसाइज करने को बोला है, इफ यू डू नॉट डू दिस आपको पाप लग जाएगा, तो ये किसमें आ जाएगा? 171 के क्लॉज नंबर 2 के, सॉरी सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी में, shall be deemed to interfere with the free exercise of electoral right within the meaning of subsection 1. And subsection 3 क्या बोलता है? Declaration of public policy or promise of public auction or mere exercise of a legal right without intent to interfere. तो ये आपके किस में नहीं आएगा? ये आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ठीक जैसे ही हमने ब्राइबरी की बात की थी, तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पॉलिसीज या प्रॉमिस करते हो कोई पब्लिक एक्शन का। 172 पर्सोनेशन एट इलेक्शन,
इलेक्शन के इस प्लेस पे हम पर्सोनेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना ये वोटिंग के टाइम की बात कर रहा है, जो बूथ वगैरह होता है ना उस समय की बात कर रहे हैं। हुएवर एट एन इलेक्शन अप्लाइज फॉर वोटिंग पेपर ऑन वोट्स, वोटिंग के वक्त वहां जा रहा है और वोट कैसे कर रहा है, इन द नेम ऑफ अदर्स, पहला दूसरे के नाम पे वोट कर देना। श्यामा देवी आई नहीं थी, रामा देवी के नाम पे वोट करने चले गए हम लोग, वेदर, या फिर रामा देवी खुद ही नहीं आया, रामा देवी के नाम पे हम वोट करने चले गए, वेदर वो पर्सन लिविंग है या डेड है, और इन नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन, ये फिक्टिशियस पर्सन मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है और उसके नाम पे हम वोट कर रहे हैं, और हु हैविंग वोटेड वंस एट सच इलेक्शन अप्लाइज एट द सेम इलेक्शन फॉर अ वोटिंग पेपर इन हिज ओन नेम, या फिर दूसरी बार वापस से वोट करने आ गया अपने ही नाम पे, अरे अभी तो तुम वोट करके गए 2 घंटे बाद वापस आ गए वोट करने। एंड हुएवर अबेट्स, प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, इन्हीं किसी एक वे में अगर वो अबेट करता है, प्रोक्योर करता है किसी और पर्सन से बेटा ये पर्टिकुलर वोटिंग, तो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू वोट एज अ प्रॉक्सी, लिखो यहां पे प्रॉक्सी के रूप में किसी को भी ऑथोरिटी मिली हुई है, जरूरी है ऑथोरिटी भी होना चाहिए, देन इन दैट केस वो कभी भी पर्सोनेशन में नहीं आएगा। काफी बार ऐसा होता है, इवन आपके जनरल इलेक्शंस की भी बात कर रही हूं मैं, प्रॉक्सी दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वोटर है जो कि आपके आउटसाइड इंडिया रिसाइड करता है या कोई पर्टिकुलर स्टेट में फॉर एनी रीजन वो नहीं आ पा रहा है, हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसके नाम की प्रॉक्सी बनती है। आपको जो भी वीडियो वगैरह होता है ना उसके पास जाना पड़ता है, वो पर्सन अपना साइन वगैरह करके देता है कि इस इलेक्शन के लिए मैं ऑथराइज करता हूं फलाने पर्सन को दैट ही इज गोइंग टू वोट ऑन माय बिहाफ। जिस भी पर्सन को बोला जाएगा वो प्रॉक्सी वोट करेगा। आप भी किसी का भी प्रॉक्सी बन सकते हो, या आप भी इलेक्शन में अगर नहीं जा पा रहे हो तो आप किसी को प्रॉक्सी बना सकते हो। स्कूल कॉलेजेस में प्रॉक्सी लगाते हो ना, आपका फ्रेंड नहीं आता है तो आप खड़ा करते हो, यस हम लोग हैं ऐसा वैसा, तो वैसे वैसे यहाँ पे लगती है। बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज एन ऑथराइज्ड प्रॉक्सी, ओके, for an elector under any law for the time being in force and so far as he votes as a proxy for the elector। जब तक वो प्रॉक्सी की हैसियत में रह के वोट कर रहा है तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो पर्सोनेशन में आ रहा है या इम्पर्सोनेशन में आ रहा है। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, ये किसकी पनिशमेंट है, ब्राइबरी की पनिशमेंट है। कितनी दे रखी है बेटा, 1 ईयर, फाइन और बोथ। लेकिन जब ट्रीटिंग है तो वो किससे पनिशेबल होगी, ओनली एंड ओनली फाइन। अब ट्रीटिंग क्या होता है, यही खाना, फूड, एंटरटेनमेंट, यही ट्रीटिंग होता है। ये स्कूल्स कॉलेजेस में आपको जो है जनरली देखने को मिलेगा, है ना, एंटरटेनमेंट, नाच गाने, क्लबिंग, पब्स वगैरह यहाँ पे लेके चले गए, ठीक ठाक गांव में कोई जीमण वगैरह करवा दिया, ये सब किस में आएगा, ट्रीटिंग में। ट्रीटिंग मीन्स फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट, या और ऐसा कोई भी प्रोविजन जो इनके ही जैसा हो, ठीक है। 174 पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन, दोनों की साइमल्टेनियस एक ही साथ पनिशमेंट दे रखी है। किसकी, 171 एंड 172, दोनों की पनिशमेंट 174 में दे रखी है। Whoever commits the offense of undue influence or personation, तो पनिशमेंट कितनी है, 1 ईयर। चेक करते जाएंगे हम साथ साथ में पनिशमेंट, ठीक है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे बोथ है, बोथ है यहाँ पे, ठीक है। और I'll do one thing, ठीक है, ओके। 175, 176 एंड 177, मैंने बोला था बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, सिर्फ आप इसका कीवर्ड पढ़ ले, सेक्शन नंबर पढ़ ले और कीवर्ड पढ़ ले, दैट इज मोर देन एनफ। ये सिर्फ और सिर्फ तीनों सेक्शन 175, 176 एंड 177 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका कोई खास लेन देन नहीं है। इसमें स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट, जो आपकी आइडेंटिटी बताता है, जो आपके बारे में लोगों को बताता है। Whoever with intent to affect the results of an election makes or publishes any statement purporting to be statement of facts which is false, जानता है और उसका इंटेंशन भी है कि मैं ना रिजल्ट इफेक्ट करूंगा, किसका, इलेक्शन का। Publishes any statement purporting to be a statement of fact which is false and he either knows, या तो इसको नॉलेज है या reason to believe है कि वो false है, या फिर does not believe it to be true। जहां जहां ये लिखा है कि does not believe it to be true, that means उसको पता है कि ये झूठ है। जब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज सच नहीं है तो आपको पता ना कि जो पर्टिकुलर चीज हम बोल रहे हैं वो झूठ है, तो इस चीज की जानकारी रखने के बावजूद अगर वो ये चीज देता है, वो इन रिलेशन टू पर्सनल कैरेक्टर हो सकता है, उसका कंडक्ट हो सकता है, तो पनिशमेंट मिलेगी कितना, फाइन, सिर्फ और सिर्फ फाइन से पनिशमेंट है। ध्यान रखना, दो चीजें हैं, एक तो उसका पर्सनल कंडक्ट है
और दूसरा क्या है, कैरेक्टर है। या फिर कंडक्ट है, ठीक है। इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। अब एक आपको ना प्रोवाइजो दे रखा होगा, ठीक है, 10 डेज का एक टाइम लिमिट दे रखा है। मैं चाहती हूँ ये प्रोविजन हम जरूर पढ़े, ताकि वो ऐसा नहीं प्री में कभी 10 डेज का वो प्रावधान आ जाए तो आपको पता ही नहीं चला लिखो क्या। 176 says illegal payment in connection with an election whoever without general or special authority। अगर उसके पास जनरल या स्पेशल अथॉरिटी नहीं है, मतलब ये चीज जो है ना वो जनरल या स्पेशल अथॉरिटी से कर सकता है, लेकिन अगर नहीं है फिर ये चीज कर दी तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा। इन राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की राइटिंग के बिना कोई भी पर्सन इनकर और ऑथराइजेज एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ द होल्डिंग ऑफ इन पब्लिक मीटिंग के लिए, या कोई एडवर्टीजमेंट के लिए, कोई सर्कुलर के लिए, कोई पब्लिकेशन के लिए, या किसी अदर वे में फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग और प्रोक्योरिंग द इलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट, कि उस पर्सन के चुनाव के प्रचार के लिए अगर आपने कोई भी इलीगल पेमेंट्स किए हैं उस कैंडिडेट के जनरल या स्पेशल अथॉरिटी के बिना। और वो अथॉरिटी कैसी होगी, राइटिंग में होगी। मार्क कर लो, क्या पता कभी यहां से प्री में क्वेश्चन आ जाए। राइटिंग में अथॉरिटी होनी चाहिए, अगर राइटिंग में अथॉरिटी नहीं है हमारी तो इन दैट केस ऑफेंस बन जाएगा। शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन इफ द पर्सन हैविंग इनकर्ड एनी सच एक्सपेंस नॉट एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 10 रुपीज, मान लो जिस पर्सन की आप यहां लाइबिलिटी बता रहे हो उसने 10 रुपए से ज्यादा तक का खर्चा नहीं किया है, 10 रुपए से कम तक का खर्चा किया है, और उस मामले में अगर वो अथॉरिटी ले आता है तो कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। विदाउट अथॉरिटी obtains within 10 days from the date on which such expenses were made, जिस दिन उसने खर्चा पानी किया उसके 10 दिन के भीतर भीतर अगर वो उस कैंडिडेट की अथॉरिटी ले आता है, कब, जब उसने 10 रुपए से कम का खर्चा किया। हाँ, 10 रुपए से कम का खर्चा मतलब 10 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, 10 या 10 रुपए से कम का कोई भी खर्चा किया और 10 दिन के अंदर अंदर उस खर्चे से ऑब्टेन कर लेता है अथॉरिटी which were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate। तो हम मानेंगे कि आपने उस कैंडिडेट की अथॉरिटी के साथ किया। दैट मीन्स 10 रुपीज से कम का एक्सपेंसेस होना चाहिए, प्लस विद इन 10 डेज आप कैंडिडेट की अथॉरिटी ले आइए, और अथॉरिटी भी कैसी होगी, रिटन अथॉरिटी, बराबर। चलिए 177 एंड द लास्ट सेक्शन फॉर द डे इज फेलियर टू कीप द इलेक्शन अकाउंट्स। जब कोई पर्सन फेल हो जाता है प्रॉपर इलेक्शन अकाउंट्स रखने में, उसका मैनेजमेंट करने में, पता ही नहीं है क्या कहां से कितना पैसा आया, कहां कितना पैसा जा रहा है, तो whoever being required by any law for time being in force or any rule having the force of law to keep the account, ये जो इसको अकाउंट्स रखने हैं ये कहां है, ये लॉ मेंशन करता है कि आपको ये अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, और तब वो ऐसा अकाउंट नहीं रख पाए तो हम बोलेंगे कि यहां पे आपका 177 का ऑफेंस बन गया है। और अकाउंट्स किसके हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड, ध्यान रखें खर्चे पानी के एक्सपेंसेस हैं, और वो भी इलेक्शन मैटर्स में। इनकर्ड एट और इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन फेल्स टू कीप, अब ये अकाउंट्स एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को वो क्या कर दे, फेल कर दे मेंटेन करने में, शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। तो पनिशमेंट कितना है यहाँ पर, 5,000 रुपीज का पनिशमेंट दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये जो 3 चैप्टर हमने बेसिकली पढ़े, और चैप्टर कौन कौन से पढ़े थे हमने चैप्टर पढ़े थे चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, चैप्टर 7, 8 और 9, ठीक है। ध्यान रखें सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो पर्टिकुलर सेक्शन था मैं स्पेसिफिकली बोल दूं तो 152 आपके जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक लेवल तक इंपॉर्टेंट है। क्या है, ठीक ठाक लेवल तक 152 जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और पढ़ते जाइए बढ़िया अच्छे तरीके से, और ये मेक श्योर करें कि जिनको भी यहाँ की पीडीएफ चाहिए है ना, जिनको भी पीडीएफ जो है चाहिए वो क्या कर सकते हैं, PW ऐप पर जाएंगे, PW ऐप पर जाएंगे और ये जो बैच है इसको एनरोल कर लेंगे।
इस बैच को एनरोल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है। आप जाके इस बैच को एनरोल करेंगे तो आपको वहां पे पीडीएफ भी दिख जाएगी, आपको वहां पे वीडियो भी दिख जाएंगे, और उसके बाद आप जाके वहां से सारी की सारी पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह आगे होगी वो आपको बता दी जाएगी। और किसी भी प्रकार का मोस्ट रीजनेबल डाउट है, आप डाउट के लिए कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, जहां पर आपको मैं भी मिल जाऊंगी। आप अपना मैसेज लीव कर सकते हैं। पीडब्ल्यू का खुद का टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर आपको जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है, अपकमिंग क्लासेस है, उन सब का जो अपडेट है वो मिलता रहेगा। और इस चैनल पर या लॉ वाला चैनल पर आने वाली सारी क्लासेस के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से पढ़ो। बीएनएस अब हमारे पास कुछ 3-4 लेक्चर्स और बाकी हैं, और उसके बाद हम लोग बीएनएस को वाइंड अप करेंगे और लाएंगे कोई नया सब्जेक्ट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।